नमस्ते बच्चों। हम जिस चैप्टर में कंटिन्यू कर रहे थे बैलेंस ऑफ पेमेंट अर्थात भुगतान संतुलन, उसी का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में भी कोशिश करेंगे कि हम 2 या 3 प्रश्नों को कवर करें। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है स्क्रीन पे कि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर होता है। द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं। अच्छा, कोई भी प्रश्न जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिखें तो वहाँ पर अंतर के आधार ज़रूर लिखा कीजिए। अंतर के आधार लिखने से जो इम्पैक्ट है चेक करने वाले पर वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर अंतर के आधार में हमारा पहला अंतर होता है व्यापकता। व्यापकता अर्थात कितने एरिया को वो कवर करता है, हम इसको स्कोप इंग्लिश में बोल सकते हैं या क्षेत्र भी इसे कहा जा सकता है। तो व्यापकता, व्यापार संतुलन अर्थात बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल आयात और निर्यात को ही शामिल किया गया है, और वो भी स्पेसिफिकली सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात को। इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में अर्थात भुगतान संतुलन में आयात और निर्यात तो होता है, लेकिन वस्तुओं के साथ यहाँ सेवाओं का भी आयात और निर्यात होता है। अर्थात इसका क्षेत्र व्यापक है और इसका क्षेत्र छोटा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्षेत्र व्यापक होता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्षेत्र थोड़ा संकुचित होता है। यहाँ आप व्यापक क्षेत्र भी कर सकते हैं और इसका क्षेत्र संकुचित है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में वस्तुओं के साथ सेवाओं को भी शामिल किया गया है। तो एक अंतर आप क्या बढ़ा सकते हैं, इसी में 2 पॉइंट बन गए, एक व्यापकता और एक क्षेत्र। क्षेत्र में आ जाएगा मतलब स्कोप में आ जाएगा संकुचित और व्यापकता संकुचित और व्यापक क्षेत्र। अब ध्यान देने वाली मदें क्या हैं, तो चूंकि सिर्फ वस्तुओं को व्यापार संतुलन में शामिल किया गया है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, तो इसमें केवल दृश्य वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, और यहाँ दृश्य और अदृश्य वस्तुएं बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल हो सकती है। ध्यान रखना, क्षेत्र सीमित और असीमित अर्थात संकुचित और व्यापक है। संतुलन, ध्यान रखना, व्यापार संतुलन अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह का रहता है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह का होता है, जबकि भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। मतलब यहाँ क्या स्थिति है कि आपका एक्सपोर्ट बड़ा हो सकता है इंपोर्ट से, या आपका एक्सपोर्ट छोटा हो सकता है इंपोर्ट से, जबकि इस स्थिति में केवल एक स्थिति बनती है कि आपका आयात और निर्यात दोनों हमेशा बराबर रहता है। यहाँ पर संतुलन में क्या है, आयात बड़ा हो सकता है, निर्यात छोटा हो सकता है, इसी तरह से आयात बड़ा और निर्यात छोटा हो सकता है। ठीक, व्यापार संतुलन का जो है वो व्यापार भुगतान संतुलन का एक भाग होता है, अर्थात बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये एक अंग है ना, व्यापार संतुलन एक अंग है, जबकि भुगतान संतुलन व्यापक क्षेत्र है, उसका एक भाग जरूर व्यापार संतुलन हो सकता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसको लाइक ज़रूर करें वीडियो को और सभी के साथ शेयर करते जाएं। चलिए, अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं। आज के लिए जो हमारा दूसरा प्रश्न है कि ऐसी कौन कौन सी आइटम्स हैं, ऐसी कौन कौन सी मदें हैं जो भुगतान संतुलन में सम्मिलित की जाती है। द आइटम्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, और इनको हम आइटम्स भी बोल सकते हैं, कई बार परीक्षा में आइटम्स नाम से आ जाता है। इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है, तो 4 तरह की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। पहला है दृश्य मदें। दृश्य मदें कौन सी होती है, ये विजिबल आइटम्स हैं, जो वस्तुएं अर्थात माफ़ कीजिएगा गुड्स होती हैं। ठीक है, ये सारी वस्तुएं टेंजिबल होती है, जिन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। इसी तरह कुछ अदृश्य मदें और सेवाएं भी होती है जो इनविजिबल आइटम होती है। इनविजिबल आइटम को जनरली सेवाएं कहा जाता है, जैसे बैंक से संबंधित, बीमा, जहाजी सेवाओं से संबंधित, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, इन सब चीज़ों को हम सेवाएं कहते हैं, जो एक देश दूसरे देश को
देता है। यानी हमारे यहाँ से बहुत सारी बैंकिंग सुविधाएं हम विदेशियों को देते हैं, कुछ विदेशी बैंकों की सेवाएं भी भारत में उपलब्ध हैं। इसी तरह से बीमा, शिक्षा से संबंधित भी, ये सभी अदृश्य मदें होती हैं। इन्हें हम देख और छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। अदृश्य मदें सिर्फ फील होती हैं। इसी तरह से यूनिलैटरल ट्रांसफ़र अर्थात एक पक्षीय अंतरण को भी हम भुगतान संतुलन के आर्थिक व्यवहारों में शामिल करते हैं। एक पक्षीय अंतरण को हम यूनिलैटरल ट्रांसफ़र बोलते हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं बेटा? जब हम कुछ दे तो रहे हैं पर उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है। इसका विपरीत, हम कुछ ले तो रहे होते हैं लेकिन हम उसके बदले में कुछ देते नहीं हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर बांग्लादेश में बाढ़ आती है या किसी और तरह से कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो भारत उस समय बांग्लादेश की खाद्य आपूर्ति को पूरा करता है। वो उनको दान में चावल, कंबल और बहुत सारा पैसा भी देता है ताकि उस समय होने वाले नुकसान की भरपाई बांग्लादेश कर पाए। ये एक पक्षीय अंतरण है क्योंकि हमने यहाँ पर दान दिया है, हमने किसी तरह का कोई वापस बेनिफिट बांग्लादेश से प्राप्त नहीं किया है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस को हम एक पक्षीय अंतरण या यूनिलैटरल ट्रांसफ़र बोलते हैं। एक और चौथे प्रकार का ट्रांसफ़र आता है जिसको हम पूंजी अंतरण या कैपिटल ट्रांसफ़र बोलते हैं। कैपिटल ट्रांसफ़र पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत भुगतान से संबंधित होता है। एक देश दूसरे देश में निवेश भी करता है और निवेश करवाता भी है दूसरे देशों से। मान लेते हैं कि कोई भारतीय व्यक्ति जब अमेरिका में जाकर वहाँ पर कोई संपत्ति खरीदता है या भारत की कोई कंपनी विदेशी किसी बैंक से किसी तरह का कोई ऋण प्राप्त करती है या भारत की कोई सरकार है, वो राज्य स्तरीय सरकारें हो सकती है या भारत स्वयं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम कहते हैं, उससे किसी तरह का कोई लोन लेता है तो वो पूंजीगत प्राप्ति होती है। और जब इस लोन का रीपेमेंट किया जाता है यानी इस लोन को वापस किया जाता है तो उसे पूंजीगत भुगतान कहते हैं। तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इस तरह के जो इवेंट या घटनाएं होती है, उन्हें भी हम भुगतान संतुलन के आर्थिक व्यवहारों में शामिल करते हैं। ये दो आइटम मदें जो भुगतान संतुलन में शामिल है और ये चारों चीज़ें हम भुगतान संतुलन के आर्थिक पक्षों में शामिल करते हैं। अगर प्रश्न पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब तो सभी को करना ही है। अपने जो क्वेरीज़ हैं या आप जो कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसे पढ़कर उससे संबंधित आगे के वीडियो भी बनाए जाते रहेंगे। चलिए एक और प्रश्न हम यहाँ देखते हैं और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। वो है स्वतंत्र और समायोजक सौदे, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन को स्वतंत्र सौदे कहा जाता है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस को स्वतंत्र सौदे कहा जाता है। ध्यान रखिए, स्वतंत्र सौदे हमेशा स्वतंत्र रूप से केवल व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए ही किए जाते हैं। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऐसे सौदे जो व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए किए गए हैं और ये चालू खातों में लिखे जाते हैं। ये सामान्यतः चालू खातों में लिखे जाते हैं तो जिससे पूंजी का प्रवाह होता है, तो इसे हम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ध्यान रखना, स्वतंत्र सौदों के कारण पूंजी का प्रभाव होता है और ये हमेशा रेखा से ऊपर के सौदे होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हो तो एक लाइन बन जाती है। इस लाइन के ऊपर भी सौदे होते हैं और नीचे भी सौदे होते हैं। तो स्वतंत्र सौदे जो होते हैं वो हमेशा इस लाइन के ऊपर ही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन का कार्य नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन का कार्य नहीं करता है। इसी तरह से होती है समायोजक मदें। समायोजक मदों को इंग्लिश में अकोमोडेटिंग आइटम कहा जाता है। समायोजक मदों को इंग्लिश में अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ये सौदे हमेशा रेखा के नीचे वाले सौदे होते हैं। ये हमेशा संतुलन का कार्य करते हैं, ये असंतुलन को दूर करते हैं। इसमें किसी तरह का कोई लाभ कोई व्यावसायिक संस्था अर्जित नहीं करती है। लाभ समायोजक सौदों या अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं होता है। लाभ कमाना अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का उद्देश्य नहीं होता है। ये रेखा के नीचे होते हैं, ये असंतुलन को दूर करने के लिए होते हैं। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।